हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर एक नया सेक्शन आ चुका है, डेट इज सेक्शन 43B एंड सब सेक्शन H, जिसमें कि ये बोला गया है कि आप अपने क्रेडिटर्स को 45 डेज के अंदर पेमेंट करो, वरना उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और गाइज मेरे व्हाट्सएप पे भी इसके रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं कि क्या सच में 45 डेज में पेमेंट ना करने पर ये हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो गाइज इसका क्या मतलब है, ये सेक्शन हमें क्या बोलता है और किन के ऊपर एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है, तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर एमएसएमई के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी कि एमएसएमई क्या है और एमएसएमई का सर्टिफिकेट हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएगी और उसका जो लिंक है आपको भी डिस्क्रिप्शन पे भी ईजिली मिल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 43B सब सेक्शन H वो एक्चुअल में बोलता क्या है। तो गाइज जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं, जितने भी छोटे एंटरप्राइज होते हैं, वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं, डेट इज उद्यम सर्टिफिकेट। और उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा कि आप उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। और गाइज जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं, और इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें मीडियम एंटरप्राइज इंक्लूड नहीं होते हैं। और सेकंड थिंग कि कुछ एंटरप्राइज ऐसे होते हैं जिनके पास की उद्यम सर्टिफिकेट नहीं होता और वो फिर भी अगर इस लिमिट्स के अंदर फॉल करते हैं, तो गाइस सिंपली स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को एमएसएमई में जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं ना, वो सारे वो अवेल कर सकते हैं अगर उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट भी नहीं है तो गाइज लिमिट्स क्या है, अब हम वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं, जो उनकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए और जो उनका प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और जो स्मॉल एंटरप्राइज है, जो उनका टर्नओवर है 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए। तो इसके अंदर वो काउंट किया जाता है। गाइज इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि इसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इसमें सर्विस प्रोवाइडर को काउंट किया जाता है। और गाइज जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन 43B एंड सब सेक्शन जो H हैं उनको यहाँ पर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर ही इसका जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं। और गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमएसएमई को यहाँ पर क्या क्या जो बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है सिंपली वो पेमेंट टर्म्स का बेनिफिट मिलता है कि जितने भी यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा जो भी एमएसएमई के अंडर आते हैं, तो आपको उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 23-24 चल रहा है, अगर वो एंड हो जाता है तो आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जो रूल है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। और गाइज मान लीजिए कि आपकी कोई परचेज है, आपने परचेज किया 1 फेब 2024 को और जो उसकी पेमेंट है वो ड्यू हो रही है 17 मार्च 2024। इट मीन्स कि 45 डेज हो चुके हैं। और गाइज आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। और गाइज यहाँ पर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है सप्लायर को, तो गाइज इस केस में क्या होगा, मेरा जो परचेज है वो मेरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। एक तरह से जो मेरी परचेज है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी और जो उसका कोई भी डिडक्शन मेरे को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा परचेज पर, और वो जो आपकी परचेज है वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। ये जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है। और गाइज ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट के अंदर ही लगता है। और गाइज मान लीजिए कि जो आपका प्रॉफिट निकल कर यहाँ पर आया 5 लाख और आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो जो ऑडिटर है वो आपकी इस परचेज को डिसअलाउ कर देगा। और गाइज इस परचेज के ऊपर आपके प्रॉफिट के अंदर अल्टीमेटली ऐड होकर आपको एक्स्ट्रा जो टैक्स है आपको यहाँ पर वो पे करना पड़ सकता है। और इसमें गाइज जो टाइम लिमिट है वो 15 और 45 डेज की भी है। लेट्स सपोज आपने अपने सप्लायर, अपने क्रेडिटर्स के साथ में जहाँ भी आप मटेरियल परचेज करते हैं, जो एमएसएमई है उसके साथ भी कोई एग्रीमेंट बना रखा है,
तो ये जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज हो जाएगी। और आपने अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना रखा है तो ये जो टाइम लिमिट है वो 15 डेज की होगी सिर्फ। तो गाइज इसको कुछ हम बिल के साथ में भी समझ लेते हैं। तो गाइज मान लीजिए जो आपका बिल है वो है 1 Feb 2024 का। आपने जो मटेरियल है वो परचेज किया है 1 Feb 2024 और जो इसका ड्यू है वो हो रहा है 17 मार्च 2024 और आपने जो एक्चुअल पेमेंट की है वो किया है आपने 28 मार्च 2024 को। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होने वाला था 2 दिन पहले ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 है और जो आपने पेमेंट की है वो फाइनेंशियल ईयर के 2 दिन पहले ही पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर गाइज क्या होगा, जो आपकी डिडक्शन है वो डेफिनेटली अलाउड हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो आपकी जो डिडक्शन है वो डेफिनेटली अलाउड हो जाएगी और इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जो ऑडिटर है वो डेफिनेटली इसको अलाउड कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, जो आपने ड्यू डेट के बाद में जो डिले किया है ना, उसका आपको एमएसएमई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आपकी ड्यू डेट 17 मार्च 2024 थी और आपने 28 मार्च 2024 को किया है, वो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 2 दिन पहले। पर आपने ये जो एक्चुअल जो डेज है ना, जो डिले किया है ना, इसका इंटरेस्ट आपको एमएसएमई को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला है। और गाइज इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लेते हैं, जिसमें कि बिल की डेट सेम है, इसकी ड्यू डेट भी सेम है, पर जो एक्चुअल पेमेंट डेट आपने जो की है वो की है 15 मई 2024 को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा जो कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 के अंदर जो आपको डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होगी, क्योंकि जो आपने पेमेंट किया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है 2024-25 के अंदर। पर आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25, उसमें जो आपको डिडक्शन है वो अलाउड हो जाएगी। ये 23-24 में आपको अलाउड नहीं होगी, ये जो डिडक्शन अलाउड होगी वो आपको 24-25 के अंदर होगी। और गाइज इसी तरह से हम थर्ड समझ लेते हैं, जैसे कि आपके जो बिल है वो है 20 Feb 2024 को। आपने कोई गुड बाय किया है 20 फरवरी 2024 को और जो उसकी ड्यू डेट है वो है 5 अप्रैल 2024, मतलब कि जो इसकी ड्यू डेट है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने की बात है। और गाइज आप पेमेंट भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही करोगे, लेकिन स्टिल आपका जो डिडक्शन है वो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका बिल है ना 20 फरवरी 2024 को, आपने जो उसका पेमेंट है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पर पेमेंट किया है, मतलब कि आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो आपको जो इसका डिडक्शन है वो 23-24 के अंदर मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। गाइज ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक्ट ITR 4 के अंदर एप्लीकेबल है। जैसे कि आप मान लीजिए जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो अपनी हर साल ITR 4 को फाइल करते हैं, जिसमें वो अपनी सिर्फ टर्नओवर दिखाते हैं और जो उनका प्रिजम्पटिव बेसिस पर उनका 6% या 8% का जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करते हैं। गाइज ये जो चीज़ मैंने आपको अभी जो बताई है डिडक्शन वाली, वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा। तो गाइज नॉर्मली आप ITR जो 4 है वो फाइल कर सकते हैं। तो गाइज ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो ITR 3 फाइल करते हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं या जिनकी टैक्स ऑडिट होती है, तो उनके ऊपर ये जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है कि जो आपका सप्लायर क्रेडिटर है उसके पास उद्यम सर्टिफिकेट हो, अगर उसका टर्नओवर उतना है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि अगर वो उसके अंदर फॉल करता है तो स्टिल उसको 45 डेज का जो है बेनिफिट वो मिल जाएगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। अगर गाइज आप ITR 3 फाइल करते हैं और आप बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अगर आपकी कोई ऑडिट वगैरह होनी है, तो सबसे पहले आपको अपने MSME क्रेडिटर्स को फाइंड करना पड़ेगा जिनकी भी पेमेंट आपकी पेंडिंग है, और आपको डेज चेक करने पड़ेंगे कि उसके जो डेज है वो पूरे तो नहीं हो गए या 45 डेज पूरे तो नहीं हो गए हैं। तो गाइस फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि आपको अपने क्रेडिटर्स को चेक करना है कि उसकी जो पेमेंट है किस किस के पेंडिंग है और उसके जो 45 डेज है वो पूरे तो नहीं हो गए हैं और आपने उनको पेमेंट करी है कि नहीं कर रही है। और दूसरी चीज़ कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो MSME है। आपको तो पता होगा कि जो नॉर्मली जितने भी MSME होते हैं उनके पास एक उद्यम सर्टिफिकेट होता है, उन्होंने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा होता है। तो गाइज आप अपने सप्लायर से उद्यम नंबर मांग सकते हैं और किसी का भी नंबर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपके सामने ओपन कर दी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने सप्लायर का उद्यम नंबर लेकर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आपने कैप्चा कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो एंटरप्राइज है वो किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पर माइक्रो का है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बेनिफिट्स है किन को मिल रहे हैं, ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल को मिल रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सप्लायर है वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करता है। गाइज़ आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले उनको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। और गाइज़ आपको यहाँ पर पेमेंट का चेक करना पड़ेगा कि आपने उनको करी है कि नहीं करी। अगर नहीं करी तो आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पूरा मैटर था जो कि अभी रूल आया है सेक्शन 43B सब सेक्शन H का। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको प्रॉपर सब कुछ पता चल गया होगा कि इसमें एक्चुअल में जो रूल है वो क्या है। तो गाइज़ अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आप उनको पेमेंट कर दीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का टैक्स ना देना पड़े। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपने क्या करना है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एक चीज़ और गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।